नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक दूसरी इंटरेस्टिंग बुक जिसका नाम है ब्लैक वारंट। और इसको लिखने वाले हैं कोई और नहीं, सुनील गुप्ता, जो कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल रह चुके हैं। आप सोचिए उनके पास कितने ही इंटरेस्टिंग किस्से होंगे सुनाने के लिए। पहले हम देख चुके हैं, हम जा चुके हैं लालू प्रसाद यादव के इरा में। हमने देखा कैसे वो पहले मुख्यमंत्री बने, उसके क्या क्या इंटरेस्टिंग किस्से रहे। तो पहला एपिसोड वो था। थैंक यू वेरी मच, आपने उस एपिसोड को इतना प्यार दिया। दूसरा, और मंडल और कमंडल की आपस में खींचतान की बातचीत की हमने। और ये एपिसोड मेरा रहने वाला है कि इस जेल में कैसे सुनील गुप्ता जी को उनकी जॉब मिली, और वो जॉब मिली किस वजह से, वो एक बहुत ही बड़े सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज की वजह से मिली। बड़ी अजीब बात है ना, लेकिन मैंने भी जब ये पहली बार देखा तो मुझे बहुत ये अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है एक सीरियल किलर की वजह से एक इतने बड़े सुपरिंटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल जो बने, तो वो उनकी वजह से बने। ये बहुत ही अजीब लगा मुझे। आपको मैं पहले बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज मेरे बुक्स के राइटर्स के होंगे। तो यही ब्यूटी होती है इन बुक्स की कि आपको बहुत ही अजीब चीजें पता चलती हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सुनील गुप्ता जी के तिहाड़ जेल में पहले दिन के बारे में। मई 8, 1981 उनका पहला दिन था जब उन्होंने रिपोर्ट करना था ड्यूटी पे। और सुनील गुप्ता जी बताते हैं, जब मैं मई 8, 1981 को जब मैंने ड्यूटी पे ज्वाइन करना था, मेरा पहला दिन था तिहाड़ जेल में, तब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होने लगी। पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होगा। लेकिन मैंने धीरे धीरे ये फील करना शुरू किया कि ये जो सारी एक्सपीरियंसेस मेरे होंगे, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होंगी जो मेरी ज़िंदगी को बदल के रख देंगी। आपको मैं बताती चलूँ कि तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी जेल है। और सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि एक हाथ में मैंने ऑफर लेटर दबोचा हुआ था और मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। अपने ऑफिस में जाने से पहले अभी मैं रेजिग्नेशन देकर हटा था नॉर्दर्न रेलवेज से, जो कि मेरी पहले की जॉब थी, जो कि ठीक ठाक जॉब थी। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि मुझे ये दिक्कत थी कि सारी उम्र मैंने रोड्स पर रहना है, सारी उम्र मैंने ट्रैक्स पर रहना है। तो यही एक प्रॉब्लम वाली बात थी। अदरवाइज मुझे अपनी जॉब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। किसी भी समय आपकी ट्रांसफर हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम वाली बात थी। तो जब मैंने देखा कि तिहाड़ में एक ओपनिंग है, तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट मौका है नेशनल कैपिटल में जिसमें अपनी लाइफ में आजमा सकता हूँ। मैं 24 साल का था। हम 3 भाई और 2 बहनें थी और मैं चौथे नंबर पर आता था, जबकि मेरे बाद एक छोटी बहन थी। तब के समय के न्यूज़पेपर्स तिहाड़ जेल के बारे में भरे पड़े थे, जिसमें लिखा गया था एक कैदी ने दूसरे को, जेल के स्टाफ को धमकाया। और इवन ये भी लिखा गया कि जो जेल के कैदी हैं वो उन्होंने जेलर को मार दिया। तो ऐसी न्यूज़ तब कॉमन थी। तो मेरे घर वाले यही कहते थे कि इसकी वजह से तूने पढ़ा था बीएससी और लॉ किया तूने। और मैंने ये भी कहा कि जो मैंने साइंस और लॉ की स्टडी की है वो मैंने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए नहीं की। और 7 मई को मैंने रेलवे से अपनी रिलीविंग ली और अगले ही दिन मैं वेस्ट दिल्ली जेल में पहुंच गया। और मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ प्रिजन स्टार्ट किया जाएगा पहला दिन। और मुझे अपने आप पर मान भी महसूस हो रहा था। मैंने इंटरव्यू बोर्ड के सारे सवालों के जवाब दिए और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि मैं सीधा सुपरिंटेंडेंट के रूम में पहुंचा और मैंने उन्हें बताया कि आज मैं ज्वाइन करूंगा। और मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी हेल्प करेंगे। और बीएल वेज, जो कि उस समय सुपरिंटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल के थे, तो उन्होंने मुझे एक बार ऊपर से लेकर के पैरों तक देखा और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है एएसपी की, असिस्टेंट ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ तिहाड़ जेल। मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे लगा कि शायद मुझे उनकी बात अच्छे से सुनाई नहीं दी, कि शायद उन्होंने देखा कि ये पतला दुबला सा लड़का क्या ही कर लेगा। तो मैंने बताया कि सर मेरे पास तो अपॉइंटमेंट लेटर है, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई वैकेंसी हो ही ना। तो उन्होंने चिल्ला करके बोला, तो ये आपने पहले सोचा होता जब आपने रेलवे की जॉब छोड़ी थी। तो मेरे तो पसीने ही छूट गए। तो मैं सोचने लगा कि मेरे से गलती कहाँ पर हुई, क्योंकि मुझे तो 1 महीना पहले का ऑफर आ चुका था। तब मैंने इमीडिएटली ज्वाइन किया ही नहीं,
क्योंकि मुझे नोटिस पीरियड देना था अपने रेलवे की जॉब में, तो इसका खामियाजा कहीं पर मुझे इस नौकरी से भुगतना तो नहीं पड़ेगा। तो मैंने एकदम से सुपरिंटेंडेंट विज जी से पूछा कि आपको किसी से कॉल आई है किसी की तरफ से? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आई है। तो मैंने पूछा कि आरपी सिंगल IAS ने आपको कॉल करी है? तो इतना सुनते ही उनका लहजा बदल जाता है और मुझे वो कहते हैं कि आप वेट करो। मुझे तो पता नहीं था कि आरपी सिंगल को मैं जानता भी नहीं था, पर मुझे उनका नाम पता था क्योंकि मैंने उनका नाम CBSE की स्कूल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था, क्योंकि वो उस समय के चेयरमैन ऑफ एजुकेशन बोर्ड थे CBSE में। मैंने ये रियलाइज कर लिया कि वो नाम बहुत बड़ा नाम था। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि मैं बाहर बैठा तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या फैसला सामने आएगा। तो मुझे एक स्मार्टली ड्रेस्ड बंदा वहां पे दिखाई दिया जिसने जैकेट पहनी हुई थी। तो मैंने जब वो इंसान को देखा जिसकी उम्र तकरीबन 20s में थी और वो बहुत ही प्रेजेंटेबल लग रहा था, तो मुझे पता नहीं क्यों वो इंसान जाना पहचाना लगा। तो उस इंसान ने पूछा मुझे कि आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं, आप कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर? और उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये इंसान मेरी कैसे मदद करेगा। वो बाद में BL विज जी के ऑफिस में चला गया। तो थोड़े से समय के बाद वो इंसान फिर से ऑफिस से बाहर आता है और उसके हाथ में एक लेटर था। उस लेटर में यही लिखा हुआ था कि मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। तो मेरी तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो मैंने ये सोचा कि इस आदमी की इतनी पावर है कि इसने मुझे ज्वाइनिंग करवा दी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो इंसान के पास इतनी पावर कहाँ से आई कि वो अंदर गया और उसने मेरा एक लेटर ज्वाइनिंग वाला लिया और मुझे पकड़ा दिया। तो बाद में सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि मैंने वहां पर रुककर एक बंदे से पूछा कि ये क्या बात है, ये कौन है बंदा? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये चार्ल्स सोबराज है, ये सुपर IG है, मतलब ये तिहाड़ का सबसे बड़ा ऑफिसर है जिसकी ज्यादा चलती है। तो बाद में मुझे पता चला कि ये जो चार्ल्स सोबराज है ये दुनिया का सबसे नोटोरियस सीरियल किलर है और जो अपनी सजा वहां पे काट रहा था, कि जिसने कि इतने ज्यादा मर्डर्स किए थे और वो वांटेड था सारी कंट्रीज में। और मैं हैरान इस बात पे था कि उस इंसान ने मुझे जॉब दिलवाई। तो मैंने बाद में बहुत सारे लोग आते हुए देखे जिनको बहुत हैरासमेंट हुई। जॉब्स के लिए ही आए थे वो, लेकिन उनको बहुत ज्यादा हैरासमेंट का सामना करना पड़ा। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि हो सकता है कि मैं चार्ल्स सोबराज से टकरा गया, ये मेरा लक था। तो ये उनका बैड लक हो गया कि वो चार्ल्स सोबराज से नहीं टकराए। तो उस दिन तकरीबन 10 लोगों ने ज्वाइन किया जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, और सभी ज्वाइन करने वाले लोगों के कनेक्शंस बड़े पावरफुल थे, जबकि मेरे पास कोई भी कनेक्शन नहीं था। बस लक कितना था कि मैं चार्ल्स सोबराज से टकराया और उसने मुझे जॉब दिलवा दी। और मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि BL विज जी हरियाणा से थे और वो हरियाणा के लोगों को बहुत पसंद करते थे। उनके केटर के सारे जो लोग थे उनकी तरफ से जितनी भी सिफारिशें आती थी वो उनको एक्सेप्ट कर लेते थे। और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि मुझे नौकरी मिल गई। और आपको ये बता दूं कि जेल का जो कॉम्प्लेक्स है वो 200 एकर्स में फैला हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो बुक्स हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं, जो ये आज हमने बातें डिस्कस करी ये हमें पता ही ना चलती अगर हम बुक्स को ना रीड करें। तो आपको ये भी बताऊंगी कि हम लोग ब्लैक वारंट बुक के साथ ही रहेंगे अगले कुछ दिन, और हम जेल की दुनिया के बारे में और ज़्यादा जानेंगे और सुनील गुप्ता जी ने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए। मैं आपको और ऐसी फांसियों की कहानी सुनाऊंगी जिनको लगते हुए सुनील गुप्ता जी ने अपने सामने देखा, और उनका सबका विवरण, सबकी एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स इस बुक में है। इसलिए ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और जब ये बुक खत्म होगी ना तो हम चलेंगे किसी और बुक की तरफ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह देखते हुए और किसी और सफर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। और अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट करना मत भूलना।